हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए बच्चों, हमने आदिकाल को पूरा पढ़ लिया है, भक्ति काल भी कंप्लीट कर लिया है और अब हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल। आप किसी भी राज्य या केंद्र की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद और फ़ायदेमंद रहने वाली हैं, क्योंकि हम संपूर्ण हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण प्लस एनसीईआरटी का संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करवा रहे हैं। इसके साथ ही आप टेलीग्राम लिंक से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, वहां आप अवश्य जुड़ें। तो इस संशय में ना रहे कि ये किस एग्ज़ाम में पूछी जाएगी ये वीडियो या ये प्रश्न किस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, नेट यानी आप एडिटर प्लस बी और हरियाणा पीजीटी यानी कहीं से भी राज्य में किसी भी राज्य की परीक्षा हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है। इसके साथ ही संपूर्ण कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है। तो अगर आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे तो आप किसी भी परीक्षा को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही आपके डाउट आप कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें। आपके डाउट की मैं अभी एक प्रक्रिया और शुरू करने वाली सप्ताह में आपके डाउट लूँगी, जिसमें आपके शॉर्ट वीडियो के द्वारा या फिर स्पेशल एक डाउट की वीडियो भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप निःशुल्क रूप से फ़ायदा उठाएं। रीतिकाल की समय सीमा है बच्चों, आप सभी जानते हैं, जो सर्वमान्य रूप से मानी गई है 1700 से 1900 तक और संवत। अगर यहाँ ईस्वी पूछ लिया जाता तो ईस्वी संवत में से हम 57 साल घटा देंगे, तो आपका 1700 में से 57 साल आप घटाओगे तो आपका ईस्वी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीति शब्द का सही अर्थ है, काव्यांग निरूपण है रीति शब्द का सही अर्थ। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? देखो बच्चों, अगर पीडीएफ थोड़ी सी, अगर प्रश्न आपको थोड़े धुंधले दिखाई दे रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको रीतिकाल कहा है। विश्व के सभी लोग श्रृंगार करना पसंद करते हैं, ये हमारी ट्रिक रहेगी। डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने इसे कलाकाल कहा है, बाकी के भी हम तैयार करेंगे। मिश्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है बताइए बच्चों? वीरगाथा काल कहा है। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, जैसे मैंने ये नंबर डाल रखे हैं, आप भी ऐसे नंबर डाल के अपने आप का खुद मूल्यांकन करें, आप में कि कितने % सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने रखा है? तो उत्तर मध्यकाल का यानी उत्तर मध्यकाल को कहते हैं बच्चों रीतिकाल, और जो मध्यकाल को कहते हैं हम भक्ति काल। इसका बात का विशेष ध्यान रखें। तो अलंकृत काल आपका रहेगा मिश्र बंधु ने। किसने? मिश्र बंधु ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने कहा है? तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल सर्वप्रथम कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे बढ़ते। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है। अब आगे बढ़ते। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मतलब कि 3 तो इसमें सत्य हैं और 1 असत्य हैं। आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हम क्या अंडरलाइन करेंगे कि इसमें असत्य मतलब इसमें गलत क्या है, ये पूछा गया है तो इसको अंडरलाइन करेंगे। प्रश्न में पूछा क्या गया है इसके साथ ही हम अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी इसमें तो ये कन्फ्यूज ना रहे, आप पढ़ते हो और आप ये करते हो कि इसमें पूछा क्या गया था, ये पूछा गया था, इस तरह से आप बहुत सारे प्रश्न गलत करते हो। तो ये छोटी छोटी बातें मैं बताती हुई आपको आगे बढ़ूंगी। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है, बिल्कुल सही बात है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज थी।
रीतिकाल में मुक्तक काव्य की प्रधानता है, बिल्कुल सही बात है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता थी, ये भी सही बात है। रीतिकाल में प्रकृति के आलंब रूप में वर्णन हुआ, बच्चों ये बात गलत है। तो इसका उत्तर यही रहेगा कि रीतिकाल में केवल प्रकृति का आलंबन के रूप में नहीं वर्णन हुआ, इसके साथ उसके उद्दीपन आलंबन दोनों रूपों का वर्णन हुआ है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। कौन सा कथन असत्य है? केशव रीतिमुक्त धारा के कवि है, बिहारी रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि है, बिल्कुल ठीक है। तो यही गलत है। जो केशव है वो रीतिबद्ध वो होते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे थे, उन्हें रीतिबद्ध कहते हैं। रीति सिद्ध उन्हें कहते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, फिर भी रीति परंपरा का उन्होंने अनुकरण किया या अनुसरण किया, तो उन्हें रीति सिद्ध कहते हैं। तो ये अंतर आप जान पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामकर वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? तो भाई डॉक्टर रामकर वर्मा के अनुसार आपको बताना है। तो डॉक्टर रामकर वर्मा के अनुसार बच्चों रहेंगे कलाकाल। देखो बच्चों, हम पढ़ अलंकृत काल मिश्र बंधु ने, संग्रह काल विश्वनाथ प्रसाद ने पढ़ा है, रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने। तो अपने आप ही ऑप्शन बच गया कि कलाकाल बच गया, तो ये कलाकाल रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम निःशुल्क रूप से कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वामन। रसावाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? रसावाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर कहा है भट्टनायक ने। रसावाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? भट्टनायक। देखो बच्चों, ये उक्तियां हैं, काफ़ी बार पूछी जाती हैं और पूछी भी जाती रहेंगी, क्योंकि काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आप अवश्य याद कर लें। भंगी बणिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है? भंगी बणिति को कुंतक आचार्य ने विशेष महत्व दिया है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आप सभी जानते हैं, आनंद वर्धन रहेंगे जो है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक। देखो बच्चों, अगर आप दो ट्रिक से ये याद कर सकते हो। देखो, जब हमें कोई गाने की धुन सुनाई देती है तो हमें बड़ा आनंद आता है। तो ध्वनि क्या है? एक आनंद ही है, मतलब एक सुरीला है। किसी की गाने की धुन हो सकती है या किसी भी प्रकार की, जैसे भजन की धुन हो सकती है। तो ये ध्वनि, अगर ये याद नहीं हो तो ये भी आ सकता है। देखो यार, ध्वनि आया है लास्ट में, यहाँ भी देखो ध्वनि प्रतीत हो रहा है, ऐसे इनको जोड़कर भी आप याद कर सकते हो। किसी तरह जो आपको उचित लगे उसे आप, लेकिन याद करें। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक रहेंगे कुंतक। देखो अब ये देखो, कुंतक में कु ने तक आया है, यहाँ भी देखो क्या आया है? तय आया है। देखो वक्रोक्ति कुंतक, थोड़ा सा सामंजस्य करके भी आप याद कर सकते हो। रीति रात्मक आवश्यक किसकी उक्ति है? रीति रात्मक आवश्यक ये बच्चों वामन की उक्ति है। किसकी है? वामन की उक्ति है। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य केशवदास। देखो बच्चों, रामचंद्र शुक्ल ने इसे कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है, क्योंकि इनकी भाषा थी इतनी क्लिष्ट थी, इतनी मतलब कि ये थी वो कहने का प्राय इतनी रूढ़ थी। अलंकार थे, छंद थे, तो मतलब कि इतनी कठिन भाषा थी कि सामान्य इंसान इसको नहीं पढ़ सकता था। तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसे कठिन काव्य का प्रेत कह दिया। और रामचंद्र शुक्ल ने कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा है, ये आप कमेंट को बॉक्स में लिखेंगे। तो बच्चों, काव्य का प्राण, अलंकार को काव्य का प्राण, भाई ये इतनी जो क्लिष्ट भाषा लिख रहे थे तो यही कहेंगे केशवदास। आ जाए, या ऐसे भी याद कर सकते हो, काव्य कैसे काव्य और कैसे केशव, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा है? भाई बादशाह जहांगीर थे जो अकबर के पुत्र थे जहांगीर, उनकी प्रशंसा में किसने लिखा है? तो केशवदास की जहांगीर जस चंद्रिका पुस्तक है बच्चों, जहांगीर जस चंद्रिका। चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? चिंतामणि त्रिपाठी को किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। और बच्चों, डॉक्टर नगेंद्र ने और भगीरथी मिश्र ने, इसे भी आप याद रखें और नोट करें, इसे माना है, किसे माना है? किसने?
केशवदास को माना है। किसने? केशवदास को। डॉक्टर अंगेंद्र और भगीरथ मिश्र ने केशवदास को माना है। और जो रीतिकाल के जो प्रवर्तक है चिंतामणि किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगर वास्तविक पूछा जाए, आपसे वास्तविक पूछा जाए तो वास्तविक भी केशवदास ही आएंगे, ये आप याद रखेंगे। वर्णोरीति स्वभाव जो वर्ती सीमित कथन किसका है? चिंतामणि। वर्णोरीति स्वभाव वर्ती सीमित है। अब देखो बच्चों, ऐसे जैसे स्वभाव वर्ती सीमित, यानी हमारे स्वभाव में क्या है? स्वभाव का मतलब स्वभाव, हमारा आचरण। देखो हमारा एक स्वभाव होता है हर एक इंसान के। मान लीजिए हम तैयारी कर रहे हैं और बार बार तैयारी कर, लेकिन बार बार रह जा रहे हैं, कभी एक नंबर से तो ये क्या हमारा स्वभाव में एक चिंता हो जाती है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसे भी आप जोड़कर ऐसे सामंजस्य करके याद कर सकते हैं। देव ने रीति को क्या कहा? भाई देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा। द्वार तो आप समझे दरवाजा। ऐसे भी याद रख सकते हो। देव दय से द्वार, दय से देव दय से द्वार भी आप याद रख सकते हो। वैसे बगैर ट्रिक भी याद रख सकते हो। देव ने रीति को क्या कहा? काव्य का द्वार कहा है। आगे बढ़ते हैं। रीति सुभाष कवित वर्णत बुद्ध अनुसार। रीति सुभाष कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार की उक्ति किसके बच्चों? चिंतामणि की है। रीति सुभाष कवित वर्णत बुद्ध अनुसार। अपनी अपनी रीति के काव्य और काव्य रीति पंक्ति से रीति शब्द किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? यानी मतलब अभिव्यक्ति मतलब प्रकट करना। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति पंक्ति में रीति शब्द की किसकी अभिव्यक्ति हुई है? काव्य रचना पद्धति की। भाई काव्य की जो रचना है, जो पद्धति है, उसके नियम है। तो ये आप सभी जानते हैं कि जो रीति की जो ज़्यादातर पद्धति जो रीतिबद्ध थे आचार्य, जो केशव थे, चिंतामणि थे, तो ये सारे तक रीतिबद्ध जितने भी कवि आते हैं ना, उन्होंने अपनी रीति को अपनाया, अपने नियमों को अपनाया, अलंकारों को अपनाया है। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? सर्वांग में भी यही आते हैं भाई, रीतिबद्ध वाले सर्वांग निरूपक केशवदास ने हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य रहेंगे आपके केशवदास। घनानंद आलम बोधा ये आपके रहेंगे रीति मुक्त। कैसे रहेंगे? रीति मुक्त रहेंगे। चिंतामणि को रहेंगे रीतिबद्ध में आ जाएंगे। फिर आपके रीतिकाल कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? 3। और 3 कौन से बच्चों? ये देखो यहाँ आपको मिल जाएंगी, नीचे वाले प्रश्न यही है। रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है, रीति सिद्ध है। तो रीतिबद्ध में केशवदास चिंतामणि आदि आ जाएंगे। रीति मुक्त में आ जाएंगे घनानंद आलम बोधा आएंगे। रीति में आएंगे बच्चों बिहारी है, जिसमें मुख्य बिहारी है रीति सिद्ध में। तो ये आप याद रखें। और ये किसने बांटा? ये विश्वनाथ प्रसाद ने इनको 3 भागों में बांटा है रीतिकाल को। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ये भी आप याद रखें। रीति काव्य का प्रमुख विषय क्या है? श्रृंगार है रीति काव्य का प्रमुख विषय। देखिए बच्चों, अगर किसी भी बच्चे को एनसीईआरटी चाहते हो ना भी हम एक्स्ट्रा भी और भी, मैं तो एक ही वीडियो डाल पाती हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम और भी क्लास लें तो एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें आपको आरोह और वितान पहला भाग दूसरा दोनों की वीडियो आपको एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। कोई बच्चा एनसीईआरटी और व्याकरण प्लस में व्याकरण की भी डाल रखी, वो भी आप देख सकते हैं। रीति काव्य का मूल स्रोत क्या है? तो बच्चों संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। रीति काव्य का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। भाई जो संस्कृत है उसमें ज़्यादातर जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है। काव्य शास्त्र की परंपरा के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जो लक्षण ग्रंथ जिन्होंने लिखे थे वो रीतिबद्ध थे, और लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे लेकिन फिर भी रीति परंपरा का उन्होंने अनुसरण किया या अनुकरण किया तो रीति सिद्ध थे। रीति मुक्त जो ना तो उन्होंने ये लक्षण ग्रंथों की रचना की, ना उन्होंने परंपरा को माना, बिल्कुल स्वच्छंद होकर लिखा, उसे रीति मुक्त कहते हैं। जिसमें घनानंद है, आलम है, बोधा है, ये आते हैं। रीति सिद्ध कवि किसे कहा जाता है? भाई देखो, जो कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करके अर्थ सिद्ध करते थे, बिल्कुल नहीं। जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ कि रीति सिद्ध में कौन से आते हैं?
जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य परंपरा में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया, जिसमें बिहारी मुख्य रूप से आएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई 29-30 नंबर पर। रीतिपन को गुंडेपन और सौदेपन की हरकत किसने कहा है? गुंडेपन और सौदेपन की हरकत मार्कंडे वाजपेयी ने। देखो बच्चों, इसकी ट्रिक रहेगी, मान लीजिए हम कोई दंगा फसाद करता है, कोई भी पुरुष लगा ले, चाहे लड़का है चाहे कोई पुरुष है, कोई भी, तो हम क्या करते हैं भाई, इसको तो मारपीट देना चाहिए। ये गुंडेपन और सौदेपन मतलब इसकी हरकतें ऐसी, इसको तो मारपीट कर देना चाहिए। तो इसलिए इसकी ट्रिक रहेंगे मार्कंडे वाजपेयी। रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने और व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया है? भाई इसमें आपके ऑप्शन है इन आलोचकों के अनुसार। एक है इनमें से कि रीतिकाल ने भाषा का मिश्रण कर दिया और एक तरह से भाषा के व्याकरण के नियमों की अवहेलना कर दी। तो ये कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत सी उक्तियाँ आएंगी रीतिकाल में, इन्हें आप अवश्य याद कर ले। वैसे आप सभी जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल की 2-3 उक्तियाँ आती हैं, इन्हें आप बिल्कुल ना छोड़े, ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। रीतिकाल को सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति माना है। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है आश्रय दातों की अतिशय प्रशंसा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है, ये तो की है, लेकिन भाई सबसे प्रमुख कौन सी? वैसे ही सारे हैं, अलंकार ग्रंथ भी लिखे हैं, राधा कृष्ण के समण के बहाने प्रेम पीड़ा के व्यक्ति, लेकिन इसमें क्या है, व्यापक सबसे ज़्यादा है तो तीनों ही, लेकिन है तो ये चारों ही, तीनों ही क्या, चारों ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी बच्चों? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन इसमें सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? बिहारी सेनापति गणा चिंतामणि रीतिबद्ध काव्य धारा के, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ कि ये रीतिबद्ध के चिंतामणि है, केशव है, ये आपके बिहारी रीति सिद्ध के रहेंगे, ये आपके हो जाएंगे रीति मुक्त के। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी, ये सबसे प्रमुख है, इसे आप अवश्य याद करेंगे बच्चों। बिहारी ने क्या, बिहारी सत से लिखी थी। इसमें कितने दोहे हैं बच्चों? 713 दोहे हैं, ये भी मैं बताती हूँ, जिसमें 600 दोहे कैसे संगारिक दोहे हैं। देखो बच्चों, मैं अलग प्रश्न बताऊं तो समझना वो इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है कि बार बार परीक्षा में आया हुआ है और ये बच्चों को बता देना उचित है, कहीं ये प्रश्न ना छूट जाए। तो उन्हें आप कॉपी पेन लेकर बैठा करो, उन्हें आप नोट भी कर सकते हो। ज्ञानानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? रीति मुक्त काव्य धारा के हैं। सर्वांग निरूपक ग्रंथ है भाई शब्द रसायन है। कविता रत्नाकर किसकी है? जगन्नाथ की है। बिहारी सत्सई किसकी है? बिहारी की है। और शब्द रसायन किसकी है? हेमचंद्र। तो बच्चों यहाँ देखो आप, देव कवि की है, शायद देव कवि। बिहारी सत्सई में मैंने बताया ना आपको 713 दोहे, 600 इसमें संगारिक है, ठीक है, बिहारी की। इसके साथ ही एक प्रश्न और भी बता देती हूँ कि रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ की लिखी गई हैं? तो रामचरितमानस के बाद दूसरे नंबर पर आएगा। पहला नंबर कौन है बच्चों? रामचरितमानस। और दूसरे नंबर पर बिहारी सत्सई है, जिसमें सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई थी। तो ये भी आप याद रखें। अब देखो बच्चों, कवि कल्पतरु किसकी है? चिंतामणि की है। शब्द रसायन किसकी है? देव की है। काव्य निर्णय किसकी है? भिखारी दास की है। और रस पीयूष निधि सोमनाथ की है। देखो, कवि कल्पतरु, चिंतामणि, शब्द रसायन, देव कवि, काव्य निर्णय, भिखारी दास, रस पीयूष। देखो बच्चों, रस पीयूष निधि, रस किस में होता है? अभी सोम में होता है। सोम का मतलब होता है शहद, तो रस किस में होता है? शहद में रस होता है। शब्द रसायन, देखो शब्दों का सही तरह निर्णय कौन लेगा? रसायन, शब्दों का रसायन, जिसमें देवता तुल्य, जिसमें विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे। काव्य निर्णय, भाई काव्य निर्णय, काव्य का निर्णय तो भाई कोई अच्छा इंसान, भिखारी तो लेगा नहीं भाई, बेचारे को, उसको तो रोटियों के लाले पड़े रहते हैं, तो कोई काव्य का निर्णय कोई ऊंचाई लेगा तो भिखारी दास। कवि कल्पतरु, चिंतामणि। कवि को क्या रहती है? हमेशा चिंता रहती है। ऐसे ट्रिक के द्वारा भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि उसको चिंता नहीं रहेगी, चिंतन मनन नहीं करेगा, तो भाई वो काव्य कैसे लिखेगा? रसिक प्रिया है, केशवदास की है। काव्य प्रकाश किसकी है? तो काव्य प्रकाश बच्चों चिंतामणि की है।
ललित ललाम किसकी है? मतीराम की है। रस रहस्य किसकी है? कुलपति मिश्र की। अब देखो यहाँ आपके एक प्रश्न के साथ साथ 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। ये सबसे अच्छे प्रश्न होते हैं, ध्यान से पढ़ो। रसिक प्रिया केशवदास, जो प्रिया होती है अपने केशों को संवारती रहती है, ये ट्रिक भी आप याद कर सकते हो। काव्य प्रकाश क्या है? जो काव्य का प्रकाश फैलाना चाहता है, वो चिंता उसको करनी पड़ेगी, चिंतन मनन करना पड़ेगा। ललित ललाम, इसमें लास्ट में मैं आया है, इसमें मैं मतीराम करेंगे। रस रहस्य कुलपति मिश्र, भाई देखो सभी की कुल का एक रहस्य होता है, भाई किसने कितनी ख्याति प्राप्त की है, क्या किया है उसके कुल में, तो ये रस रहस्य ऐसे भी आप ट्रिक के याद कर सकते हो। यहाँ हमारे 38 क्वेश्चन है, 39 में ये भाई जब मैं तैयारी कर रही थी तब मैंने लिख रखा था, इन्हें आप ना करें नोट। वैसे भी मैं अब तो तैयारी हो गई है, पहले लिखती थी। हितरंगिणी युग असंगत, ये यही गलत है। इसमें कवि प्रिया बोधा की नहीं है, केशवदास की है। कैसे कवि प्रिया, कैसे केशवदास याद कर सकते हो? हितरंगिणी कृपाराम की है। और ये हमारी सच्ची परंपरा की सबसे पहली मानी गई है रचना हितरंगी कृपाराम की। रसराज है मतीराम की। भाषाभूषण है जसवंत की। भाषाभूषण ये आप याद करें, बाकी ये तीनों सही हैं, ये एक गलत है और ये बोधा की नहीं आएगी, केशवदास की आएंगी, इसे आप नोट करें। हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ मिलता है। सर्वाधिक छंद विवेचन, देखो बच्चों ये 6 से छंद विवेचन, छंदोण पिंगल, छंदोण। अब आप कहोगे मैम सभी में तो छंद आया है, लेकिन एक बात ये याद रखना, छंदो विवेचन बड़ा सारा, ये भी थोड़ा बड़ा है। वैसे इतने याद करने की आवश्यकता नहीं, बड़ा छोटा अगर आपको याद नहीं हो रहा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रिक पढ़ने की आदत, तो मैं सबको साथ लेके चलती हूँ। जिसको ऐसे याद हो रहा ना, जरूरी नहीं वो ट्रिक अपनाए, वो अपने आप भी याद कर सकते हैं। सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचना का कौन है? भाई कुलपति मिश्र। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हर कुल का अपना एक रहस्य होता है, तो कुलपति मिश्र रस रहस्य के रचनाकार होंगे। रीतिकाल के कवि नहीं हैं, तो नाथूराम शर्मा शंकर रीतिकाल के नहीं हैं। गुरु गोविंद सिंह, बख्शीराज, हंसराज, वरंद, ये थोड़े नहीं लग रहे होंगे, लेकिन भाई ये रीतिकाल के कवि हैं। देखिए बच्चों ध्यान दो, अभी पेपर आपका नज़दीक आ गया, बहुत सारी परीक्षा आ गई है आपकी। एकलव्य आवेश स्कूलों की भी आ गई है, HPSC PGT स्क्रीनिंग की हरियाणा की भी आ गई है, DSSB की आ गई, इसी साथ राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आ गई है। तो अपनी तैयारी थोड़ी ज़ोरों शोरों से कर दो, थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट उठाना शुरू। अब तक मैं 50 क्वेश्चन करवा रही थी, अब मैं सोच रही हूँ कि आपके 70 क्वेश्चन करवा दूँ। वैसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आप 50 करना चाहते हो या डेली 70 करना चाहते हो, वो आपकी राय के अनुसार ही हम चलेंगे, क्योंकि आप ही नहीं तैयारी करोगे तो फिर मेरे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। भूषण कविता का प्रधान स्वर क्या है? प्रशस्ति परक। देखो बच्चों भूषण ने, प्रशस्ति परक होता किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ। देखो बच्चों भूषण ने क्या किया, माफ़ कीजिए जागीर जिस केशवदास की है, ये 76 दशक लिखी है। 76 दशक, जो 76 साल के राजा के दरबार में रहते थे तो उन्हें 76 दशक लिखी है। शिवा बावनी लिखी है, शिवाजी के दरबार में शिवा बावनी, शिवाजी के की प्रशंसा की है, तो शिवा बावनी शिवाजी की प्रशंसा की। 76 दशक 76 साल की प्रशंसा की, इसलिए इसे प्रशस्ति कविता का प्रधान स्वर कहा गया भूषण को। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसे आप याद करेंगे। और बच्चों निःशुल्क रूप से मैं आपके पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रही हूँ, इसका फ़ायदा उठाएं और क्रमबद्ध रूप से हम आगे चलेंगे। अगर आप मेरे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहे तो आपका पेपर कोई नहीं रोक सकता। भूषण कवि की उपाधि, ये उपाधि किसने दी? सोलंकी राजन। बहुत बार पूछा गया है, बार बार परीक्षा में आया है कि भूषण कवि की उपाधि, ये उपाधि किसने दी है? सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को भूषण कवि की उपाधि दी, क्योंकि इनका वास्तविक नाम तो घनश्याम था। वास्तविक नाम तो इनका घनश्याम था, लेकिन भूषण क्या इनकी उपाधि थी, और ये किसने दी थी? सोलंकी राजा रुद्र ने। काफ़ी राजाओं के दरबार में रहे थे, कहीं 76 साल के में, कहीं शिवाजी में, कहीं रुद्र के में। भूषण का काव्य प्रधान तो ओज गुण और वीरता। देखो बच्चों जब किसी राजा की वीरता के बारे में लिख रहे हैं, उनकी लड़ाई कितने जीती, कहाँ कैसे युद्ध लड़ा, तो स्वाभाविक सी बात है। ये भी आप सोच सकते, बड़े हो गए हो आप, इतना तो दिमाग लगा सकते हो कि जब हम किसी की प्रशंसा करें तो वीरता तो उसमें हो गई, खासकर जो लड़ाई है किसने जीती। ओज गुण यानी उसमें शौर्यता दिखाया गया है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। रीतिकाल राष्ट्रीय कवि है, भूषण है रीतिकाल।
बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि एकमात्र सभी अपने राजाओं की प्रशंसा में लगे हुए थे, कोई नायिका भेद यानी श्रृंगार में भोग विलासिता में लिख रहे थे, लेकिन भूषण ऐसे कवि थे जो उस समय में भी अपने राष्ट्रीय भावना से, अपने देशभक्ति भावना से, अपने देश के लिए कविताएं लिख रहे थे। इनमें से कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है? तो बच्चों इनमें से क्या है? भिखारी दास का कृत का मतलब होता है रचना करना, श्रृंगार निर्णय, इसमें अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। सव रस विवेचक ग्रंथ सुधानिधि के रचनाकार कौन है? तोष कवि है। सव रस विवेचक ग्रंथ सुधानिधि के रचनाकार कौन है? तोष कवि है। नायिका भेद ग्रंथ है, तो नायिका इसमें भूषण देव कवि का जाति विलास है। देखो बच्चों ज़्यादातर जो है विलास जो रचनाएं आती है, मैं 100% तो नहीं कहूँगी, 95% उसमें देव ही आएगा। लेकिन एक रस विलास है जिसमें चिंतामणि आता है, रस विलास है इसमें, जिसमें ये उसकी देव की भी है और इसकी भी है, इसकी चिंतामणि की भी है और इसकी देव की है। लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर जो विलास लगा होता है वो देव की रचना होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। भूषण किस धारा के कवि है? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, ये पहले हम बता चुके हैं। आचार्य भिखारी दास कृत काव्य शास्त्री ग्रंथ है। भाई काव्य निर्णय है, बार बार परीक्षा में आ रहा है, देखो कितनी बार हमारे सामने आ चुका है, तो कितना महत्वपूर्ण है इसे अवश्य याद रखें। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख हुआ है? भाई 105। शिवराज भूषण की किसकी रचना है? भूषण कवि की है और इसमें 105 अलंकारों का उल्लेख हुआ है, ये याद रखेंगे, बार बार पूछा जा रहा है और आपने परीक्षा दी आपको पता होगा। अलंकार विवेचन में भूषण किसे आदर्श माना है? तो मतीराम के ललित ललाम को अलंकार विवेचन में इसे आदर्श माना गया है। अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है? अलंकार विवेचन में मतीराम के ललित ललाम को इसने आदर्श माना। किसने? भूषण ने। केशव की प्रिया नहीं देवन, ये उनकी रचनाएं हैं, भैया याद रखेंगे। औरंगजेब के दरबारी कवि का नाम? कालिदास त्रिवेदी औरंगजेब के दरबारी कवि का नाम था। बंधु विनोद के रचनाकार कौन है? कालिदास त्रिवेदी है। देखिए बच्चों फिर बता रही हूँ कि आप क्रमबद्ध रूप से ऐसे ही पढ़ रहे हैं और आप इनका जरूर फ़ायदा उठाएं। एनसीईआरटी भी हम जल्दी शुरू करेंगे। 60% मैंने एनसीईआरटी का सिलेबस लगभग डाल दिया है, बाकी 40% का भी मैं जल्दी ही डाल दूंगी। राम कैसो जस उरद गगन, सेनापति ने पंक्ति में कहा है। राम की वीरता के प्रभाव में आकाश से भी बड़ा है, राम की वीरता का प्रभाव आकाश से बड़ा है। किसने कहा? सेनापति ने कहा है इन पंक्तियों में। किसने? राम कैसो जस उरद गगन, राम के यश को प्रकृति की सुंदरता बताया है। शरद पूर्णिमा को चंद्र ज्योत्सना की उपमा दिग्गज व्यापी रामचंद्र की यश से दी है, तो यही इसका उत्तर सही है। और ये चंद्र ज्योत्सना शुद्ध देख लेना, ज़्यादातर ये ज्योत्सना आता है जिसमें तय और शय दोनों आधे आएंगे, ये आप याद रखेंगे। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? सेनापति है। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, या दो रचनाएं हैं, एक तो कवित रत्नाकर और एक काव्य कल्पद्रुम। हिंदी नवरत्न के रचयिता है मिश्र बंधु हैं। अलग शतक और तिलक शतक मतलब रचयिता है मुबारक बिलग्राम। तो बच्चों देखो यहाँ की ट्रिक रहेगी, शतक लगाया है। अब तिलक लगाते हैं तो किसी को हम मुबारक देते हैं, तिलक लगाते हैं। अगर कोई शतक लगाता है तो उसे भी हम मुबारक देते हैं। तो ये आपकी ट्रिक मुबारक बिलग्राम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की वीडियो का फ़ायदा उठाने।